बच्चों, अभी तक आपने देखा कि किस प्रकार F5 प्लान के अंतर्गत हमें अपने जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी सभी वस्तुएं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पौधों के विभिन्न भागों से ही प्राप्त होते हैं, और केवल मनुष्य ही नहीं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जंतु अंततः पौधों से ही प्राप्त करते हैं अपने जीवन के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं, क्योंकि पौधा ही एकमात्र ऐसा जीव है, ऑर्गेनिज्म है, सजीव है, जो सूर्य की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने अंदर संचित कर सकता है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी एग्जिस्टिंग ऑन दिस अर्थ। सूर्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार की ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, एकमात्र स्रोत है, परंतु उस ऊर्जा को हमारे लिए उपयोगी ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करने की, परिवर्तित करने की जो क्षमता है वो पौधों में है। इसलिए पौधों का हमारे जीवन में सर्वाधिक उपयोग है। और मैंने पहले बताया, प्राणवायु ऑक्सीजन भी पौधों से ही हमें प्राप्त होता है। देखें, अब बारी आती है जो हमारे चैप्टर का शीर्षक है, रेशों से वस्त्र तक। किस प्रकार हम पौधों के किस भाग से रेशे प्राप्त करते हैं, किस किस चरण से होकर गुजरते हुए वो वस्त्र का रूप लेता है और हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होता है, इनकी चर्चा हम विस्तार पूर्वक करेंगे। रेशों से वस्त्र तक, इस अध्याय के अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे, ऊन प्रदान करने वाले जंतु, ऊन तैयार करने की विधि, रेशम, रेशम कीट का जीवन चक्र एवं रेशम प्राप्त करना, दैनिक जीवन में जंतु रेशे की उपयोगिता एवं महत्व, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे इस अध्याय में। सबसे पहले पादप एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे। पौधे एवं जंतु दोनों स्रोतों से हमें विभिन्न प्रकार के रेशे प्राप्त होते हैं, जिन्हें पादप रेशे अथवा जंतु रेशे कहते हैं। पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे पादप रेशे और जंतु से प्राप्त होने वाले जंतु रेशे। बच्चों, इस वीडियो को आप देखें और जहां आपको लगता है वहां पॉज करके अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। पादप रेशे एवं जंतु रेशे कहलाते हैं। पौधों से प्राप्त रेशे में मुख्य रूप से सूती अर्थात कपास, कॉटन, नारियल की रस्सी, जूट, पटसन, सन आदि, जिनका उपयोग हम सुतली, बाद, रस्सी, वस्त्र, खटिया बीनने, बोरे, दरी, चटाई बनाने में करते हैं। जबकि जंतुओं से प्राप्त रेशों में मुख्य रूप से ऊन और रेशम का ही जिक्र आता है, उल्लेख आता है। रेशम का उपयोग हम अधिक मुलायम और मूल्यवान वस्त्र बनाने के लिए करते हैं, जबकि ऊन का उपयोग हम गर्म कपड़े बनाने के लिए करते हैं। देखें, ऊन का उपयोग, ऊन की प्राप्ति, ऊन से गर्म कपड़ों का निर्माण कैसे होता है। ऊन प्रदान करने वाले जंतु, कौन कौन से ऐसे जंतु हैं जिनसे हमें ऊन मिलता है। सामान्यतः ऊन का उपयोग गर्म वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से घने बालों वाली भेड़ से प्राप्त किया जाता है, परंतु विभिन्न क्षेत्रों में भेड़, याक, लामा, अंगोरा बकरी, ऊंट, घने बाल वाले बंदरों, खरगोश आदि से भी ऊन प्राप्त होता है, जिसका उपयोग गर्म एवं मुलायम कपड़े बनाने में किया जाता है। आप जानते हैं कि ऊन के बने हुए स्वेटर हमें ठंड से बचाते हैं, अर्थात गर्मी प्रदान करते हैं। तो बच्चों, इन जंतुओं से जिनका उल्लेख मैंने अभी किया और आपके स्क्रीन पर इनके नाम दिख रहे हैं, इन जंतुओं से ऊन प्राप्त करने के लिए इनकी त्वचा के या शरीर के अन्य भागों के बाल को छील लिया जाता है, परंतु इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उनके बालों को ऐसे सीजन में, ऐसे मौसम में उतारा जाए जिनसे उन्हें किसी प्रकार का वातावरणीय दशाओं के कारण कष्ट न झेलना पड़े। जैसे यदि हम ऊन की बात करें तो भेड़ों के शरीर से ऊन गर्मी के समय उतारा जाता है। इससे लाभ क्या है? क्योंकि ऊन, घने ऊन कंबल की भांति कार्य करते हैं और भेड़ों को ठंड से बचाते हैं। बच्चों, अगर ठंड के समय भेड़ के शरीर से ऊन उतार लिया जाएगा तो उन्हें ठंड लग जाएगी। इसलिए ऐसा हम किस सीजन में करते हैं? गर्मी के मौसम करते हैं, जिससे कि ऊन के कारण
जो ठंड से बचाव की प्रक्रिया है उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा न होने पाए। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न प्रकार के भेड़ तथा अन्य प्रकार के जंतु पाले जाते हैं। देखें, जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले पहाड़ी क्षेत्रों के अंगोरा बकरी से अंगोरा ऊन प्राप्त होता है, कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। यह बहुत अच्छी क्वालिटी का ऊन माना जाता है जिससे पश्मीना शॉल वगैरह बनाए जाते हैं। आपने इनका नाम कई बार सुना होगा। याक के ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्राप्त किए जाते हैं, जबकि दक्षिण अमेरिका में लामा और एल्पेको नामक जंतु से ऊन प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग कीमती शॉल बनाने में किया जाता है। देखा किस किस प्रकार के जीवों से हम ऊन प्राप्त करते हैं। ऊन तैयार करने की विधि, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सिर के बालों और त्वचा के बालों में काफी अंतर होता है। सिर के बाल रूखे, लंबे अधिक होते हैं परंतु रूखे होते हैं, जबकि त्वचा में पाए जाने वाले बाल नरम, मुलायम और छोटे होते हैं। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होने वाले जो बाल होते हैं उनकी क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता भिन्न भिन्न होती है। दाढ़ी के रूखे बाल वाले रेशे और त्वचा पर स्थित तंतु के मुलायम रेशे। भेड़ पालन और प्रजनन। भारत देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। सामान्यतः जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों में तथा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर भारत, गुजरात के मैदानी भागों में भेड़ों का पालन किया जाता है। इन्हें चराने वाले जो नियुक्त किए जाते हैं उन्हें कहते हैं गरेड़िया। गरेड़िया भेड़ों को झुंड में ले जाते हैं और उन्हें खुले क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में चराते हैं। तो मैंने दो क्षेत्रों का जिक्र किया, पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी भाग। तो इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले भेड़ों की नस्लें, उनसे प्राप्त होने वाले ऊन की वैरायटी, क्वालिटी में भी भिन्नता पाई जाती है। भेड़ एक शाकाहारी, स्तनधारी, घने बाल वाला प्राणी है जो घास और पत्तियां खाकर गुजारा करता है। परंतु इनको पालने वाले क्या घास और पत्तियां ही खिलाते हैं? ऐसा नहीं है। इनको पालने वाले यानी भेड़ के जो पालक होते हैं घास पत्तियों के अतिरिक्त दाल, ज्वार, मक्का, खली आदि भी भोजन के रूप में देते हैं, जिससे भेड़ों के दूध की क्वालिटी और उनसे प्राप्त होने वाले ऊन की गुणवत्ता अधिक अच्छी होती है और भेड़ स्वस्थ रहेंगे। और जब स्वस्थ रहेंगे तो वो हमें अच्छी क्वालिटी का गुण और अच्छी क्वालिटी का दूध प्रदान करेंगे। भेड़ों का उपयोग वर्णात्मक प्रजनन के लिए भी किया जाता है। बच्चों, जिस भेड़ों की नस्लें अच्छी होती हैं, हम चाहते हैं कि उस प्रकार की भेड़ों की संख्या हमारे पास अधिक हो, तो हम उनसे अन्य भेड़ों को क्रॉस कराकर, संकरण कराकर अच्छी भेड़ों की नस्लों को बढ़ावा देते हैं। तो उन्हें कहते हैं वर्णात्मक प्रजनन की प्रक्रिया, और इससे नस्लों में सुधार होता है। तो आइए देखें किस किस किस्मों के भेड़ किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये आपके स्क्रीन पर एक चार्ट है। आप बच्चों, ये आपकी पुस्तक से लिया गया चार्ट है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। नस्ल का नाम, राज्य का नाम और उसकी गुणवत्ता। बाकरवाल भेड़ जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं और ऊनी शालों के लिए इनके ऊन का प्रयोग किया जाता है। रामपुर बुशायर भेड़ उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। भूरे ऊन वाले कंबल बनाने के लिए इनकी ऊन का इस्तेमाल किया जाता है। नाली अथवा नली भेड़, बच्चों ये भेड़ राजस्थान और पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र में पाए जाते हैं और इनसे प्राप्त ऊन का उपयोग गलीचा बनाने के लिए किया जाता है। लोही भेड़ राजस्थान और पंजाब में होते हैं और ऊनी वस्त्र बनाने में काम आते हैं। मारवाड़ी भेड़ गुजरात में पाए जाते हैं। मोटी और रूखे ऊन वाले जो वस्त्र होते हैं अथवा कंबल होते हैं, उनसे बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। पाटनवाल भेड़ या गुजरात में पाए जाते हैं और उनका उपयोग होजरी, एक प्रकार के कपड़े की क्वालिटी है, एक वैरायटी है जिसका निर्माण करने के लिए इस प्रकार के भेड़ से प्राप्त ऊन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने जानी
ऊंट की, भेड़ की तथा अन्य प्रकार के जीवों की किस्मों के नाम, उनके क्षेत्र। तो मुख्य रूप से हम भेड़ की बात करें और कौन कौन से जीव अन्य हैं उनके चित्र को देखें और पहचानने का प्रयास करें। जैसा मैंने पहले बताया, याक, विभिन्न प्रकार के याक, लामा, ऊंट, भेड़, खरगोश, गधे, इन सब के बालों से भी हमें ऊन प्राप्त होता है। ये पश्मीना खरगोश है जिनके बालों से बड़ा ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम, सुंदर, आकर्षक और कीमती ऊन प्राप्त होता है और कीमती वस्त्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जिसे पश्मीना कहते हैं। ये कश्मीरी खरगोश है, देखने में कितना प्यारा, और इससे बनने वाले ऊन के वस्त्र भी उतने ही सुंदर और आकर्षक होते हैं। अंगोरा बकरी, पहाड़ी क्षेत्र में अल्पाक, याक, इन सब से भी हमें ऊन प्राप्त होता है। इनके क्षेत्रों, इनके रहन सहन, इनके खान पान सभी सामान्य भेड़ों की तुलना में भिन्न होते हैं। बच्चों, भेड़ों से बाल की कटाई कैसे की जाती है, अभी आप इसकी थ्योरी समझें, उसके बाद एक छोटे से वीडियो क्लिप के द्वारा आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार भेड़ों से उसके बाल उतारे जाते हैं बिना उसे कष्ट दिए, किस प्रकार उसकी कटाई होती है, रंगाई होती है, उससे ऊन तैयार किए जाते हैं, और फिर कैसे हमारे लिए सुंदर सुंदर, आकर्षक और गर्मी प्रदान करने वाले वस्त्र बनाए जाते हैं।